नमस्कार दोस्तों, मैं साहिब पुंडरी एक्सीलेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये जो संख्या के बचे हुए प्रश्न थे, पिछली कक्षा में हमने संख्या के कुछ प्रश्न किए थे, उसके अतिरिक्त भी कुछ प्रश्न हैं जो करने योग्य हैं। तो सभी प्रश्न अभी आप देखेंगे, बचे हुए प्रश्न। तो हम शुरू करते हैं। देखें, प्रश्न हमने पिछली कक्षा में 7 प्रश्न किए थे। प्रश्न नंबर 8, 9, 10 उससे ही संबंधित प्रश्न है जो हम कर चुके हैं अपने मैथ के अंदर, जो एक्सीलेंट एकेडमी का बेसिक मैथ है उसके अंदर। तो प्रश्न नंबर 11 हम शुरू करने जा रहे हैं। तो देखें, प्रश्न नंबर 11 है, भाजक भागफल का 25 गुना तथा शेष फल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा? भाज्य क्या होगा? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ भाजक भागफल क्या होते हैं। देखें, कुछ बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है, तो वो सभी ध्यान से देखें। जो ऊपर लिखा जाता है वो सभी को पता है, भागफल होता है। जो यहाँ पर बचता है उसे क्या बोलते हैं? शेष फल बोलते हैं। इन दोनों का तो सभी को पता है, पर कई बार आप भाज्य और भाजक में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखें, जो बाहर लिखा जाता है वो क्या होता है? भाजक, और जो अंदर लिखा जाता है वो क्या होता है? भाज्य। तो इन्होंने कहा है कि भाजक भागफल का 25 गुना है। इसका मतलब कि जो भाजक है वो भागफल से 25 गुना है। देखिए, भाजक भागफल से कितने गुना है? 25 गुना है। और शेष फल से कितने गुना है? 5 गुना है। तो हमें भागफल या शेषफल में से किसी एक का पता होना अवश्य है, उसके बाद ही हम बाकी याद कर पाएंगे। तो देखिए, हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं प्रश्न जो इन्होंने दिखे। इन्होंने कहा यदि भागफल 16 है, इट मीन्स भागफल दिया हुआ है 16, तो भाजक यानी जो यहाँ पर लिखा जाएगा जिससे हम भाग करेंगे वो इससे कितना गुना होगा? 25 गुना। 16 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 400। उसके बाद जो ये 400 है, शेष फल का कितने गुना है? आप सभी को पता है, हम पहले लिख चुके हैं, 5 गुना। इसका मतलब यहाँ पर जो संख्या आएगी उसका 5 गुना होगा। तो ये किसका 5 गुना है, कैसे पता चलेगा? 400 को 5 से डिवाइड कर दो, 80। 80 का 5 गुना कितना हो गया? 400। अब देखो, जैसे हम भाग देते हैं, अगर हम 400 की टेबल 16 तक पढ़ें तो यहाँ पर क्या आएगा? 6400। शेष 80 बचता है। इसका मतलब ऊपर क्या होगा? 6480। तभी तो यहाँ पर 80 शेष आया। तो समझ में आया दोस्तों? इस प्रकार का प्रश्न कई बार एग्जाम में पहले भी आ चुका है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो आप इन सबको थोड़ा ध्यान से करें ताकि एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, अपना विषय सफल बना सकें। अब देखिए, प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 है जो एक्सीलेंट एकेडमी के बेसिक मैथ के अंदर दिए हुए प्रश्न हैं, मैं वो सभी आपको सोल्व करवाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से समझेंगे। तो देखें प्रश्न नंबर, हाँ, जिन बच्चों के पास एक्सीलेंट एकेडमी का मैथ नहीं है बेसिक, वो दुखी ना हो, क्योंकि हर प्रश्न की स्टेटमेंट मैं साथ ही साथ बोलते जा रहा हूँ। तो अगर मैथ नहीं भी है एक्सीलेंट एकेडमी का तो भी आप दुखी ना हो, बल्कि स्टेटमेंट को साथ ही साथ नोट करते रहें, दोबारा बैक करके सुने, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि क्या स्टेटमेंट थी। तो देखें, प्रश्न नंबर 12 क्या है दोस्तों, किस प्रकार का प्रश्न है? प्रश्न नंबर 12 है जो आपका प्रश्न, ऐसा प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो देखें क्या प्रश्न है। 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस, हाँ, साथ ही साथ आप नोट कर सकते हैं जिन बच्चों के पास एक्सीलेंट एकेडमी का मैथ नहीं है उन्हें भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तो वो साथ ही साथ स्टेटमेंट नोट करते रहें। प्लस 10 का घन इज इक्वल टू 3025। यदि 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस डॉट 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 10 का घन इसके इक्वल है 3025 के, तो यदि इसके इक्वल है तो ज्ञात कीजिए क्या? 2 का घन प्लस 4 का घन प्लस 6 का घन
प्लस डॉट 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 कहां तक 20 का घन, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो बेसिक मेथड है जो आप शुरू से 6वीं 7वीं 8वीं क्लास से करते आ रहे हैं वो बड़ा इजी है। क्या हम इन सब में से 2 का घन कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर क्या बचेगा 1 का घन, यहां पर क्या बचेगा 2 का घन, यहां पर क्या बचेगा 3 का घन, यहां पर क्या बचेगा 10 का घन। 2 का घन कितना होता है 8। 1 से लेकर 10 तक के घन का योग हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना 3025। 3025 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें कितना आएगा 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 तिया 24, यानी 24,200 ये आपका आंसर होगा। ये है बेसिक मेथड बच्चों जो आप स्कूल में भी करते आए हैं और कंपटीशन में भी कई बच्चों ने इसी प्रकार का मेथड किया होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त इसके और भी कई मेथड हैं जिनसे आप बहुत ही जल्दी इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखें दूसरा मेथड क्या है जो मैं इसका बताना चाहता हूं आप सभी को। सेकंड मेथड इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे आपकी स्टेटमेंट ये तो आप ना ही करो तो बेहतर होगा, दूसरा मेथड करें वो ज्यादा बेहतर होगा इस प्रकार के क्वेश्चन का। तो क्या करना है आपको, बिल्कुल इजी, कुछ भी नहीं करना। देखें क्या करना है, आप 1 का घन प्लस यहां तक है कि 10 का घन, ये है, सॉरी थोड़े बड़े लिख देता हूं ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। तो देखें इस प्रकार स्टेटमेंट है 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 10 का घन, यहां तक है और ये किसके इक्वल है 3025 के, किसके इक्वल है 3025 के। आपको क्या करना है इसको जल्दी करने के लिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 40 सेकंड होंगे लगभग क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पर है 2 का घन प्लस डॉट 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 20 का घन। तो आपको क्योंकि कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है, उन्हें कॉमन लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। जिन बच्चों का बेसिक अच्छे से नहीं हुआ उनको इन सारी चीजों में प्रॉब्लम आती है। तो देखें अगर आपको कॉमन नहीं भी लेना आता तो कोई बात नहीं, तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे जैसे मैंने अभी बताया। तो इसके बाद आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखें बिल्कुल इजी, इनमें से सिर्फ यहाँ पर बीच में एक लाइन लगाएं, यानी ऊपर वाला बटे नीचे वाला इक्वल टू 3025 बटे जो हमें फाइंड आउट करना है इट मींस x, हमने यहाँ पर x लिखा। अब कोई सा भी एक पेयर उठा के इसके इक्वल रख दे, कैसे 1 का घन बटे 2 का घन इक्वल टू 3025 बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का घन 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे ये आएगा, 2 का घन 8 की 3025 से करेंगे तो हम पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, कितना आएगा 24,200। 24,200 इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आए आप इस प्रकार से करें। इस प्रकार से करने का एक आपको अतिरिक्त लाभ होगा, यदि आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो उसका अतिरिक्त लाभ क्या होगा, देखें आपको बताता हूं इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे करने का अतिरिक्त लाभ क्या होगा। सपोज दैट एग्जाम में यहाँ पर इसकी वैल्यू बीच में से किसी भी अंक की वैल्यू आपको बोलता है कि ये फाइंड आउट कीजिए, यहाँ पर ऐसे लिखा होता है और यहाँ पर इसकी वैल्यू दी होती है यानी कि 24,200, इसकी Z वैल्यू दी हुई है कितनी 24,200। तो फिर आप कैसे क्या करेंगे, जो मैंने आपको अभी ये मेथड बताया है कि कोई सा भी एक पेयर उठाएं और उसके इक्वल रखें, बड़े आसानी से हल कर पाएंगे। तो देखें कैसे, अब हमें इसका कौन सा सेकंड ज्ञात करना है ना, तो सेकंड नंबर पे संख्या आएगी वो ज्ञात करनी है। तो आप इसका सेकंड पेयर ही उठाएं, इट मींस 2 का घन बटे x का घन इज इक्वल टू क्या, जो लास्ट वाली देखो है आपकी, जो मैंने बताया था आपको 3025 बटे 24,200।
वही मैंने पहले ही कहा था जब ये किया कि इनमें से आप कोई सा भी पेयर उठा सकते हैं। हम चाहते तो ये लास्ट पेयर भी उठा सकते थे, सिर्फ यहीं पर इसको हम ऐसे कर देते ये और आर पार गुना, तो भी हमारा क्वेश्चन हल हो जाता। तो देखें बच्चों, अब हम करते हैं इसको 2 का घन ये। अब देखो पहले इससे हम काटेंगे, हमें पता है ये 8 से पूरा पूरा भाग होगा, तो 2 का घन 8, ये भी 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 की x से करेंगे, x का घन इक्वल टू 64। दोनों तरफ का घन मूल लेंगे, दोनों तरफ का घन मूल लेंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, दोनों तरफ का घन मूल लेने पर ये कट जाएगा और 64 का मान क्या आएगा, 64 का मान भी नहीं, 64 का मान क्या आएगा 4। इट मींस x किसके इक्वल है 4 के, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आए आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। केवल यही नहीं, इसके अतिरिक्त एक तीसरा मेथड और है, अगर वो आप करेंगे वो इससे भी इजी है, जिससे जिस बच्चे को कॉमन नहीं लेना आता, कुछ भी नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं करनी आती, अगर उसमें भी दिक्कत है, मान लिया कोई बच्चा, क्योंकि कुछ बच्चों को मैथ से बहुत डर लगता है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी तो कोई मेथड होना चाहिए ना कि जिससे वो आसानी से कर पाए, ठीक है ना। तो देखें ऐसा क्या करेंगे आप, बड़ा ही इजी है, अगर आप इसको बेसिक समझें कैसे देखेंगे। एक परिवार में मान लिया 3 मेंबर हैं A, B, C। वो एक कंपनी में जॉब करते हैं। A की तनख्वाह है 2000 रुपए पर मंथ, B की तनख्वाह है 3000 रुपए पर मंथ और C की तनख्वाह है 4000 रुपए पर मंथ। तो इस परिवार की टोटल इनकम कितनी हुई बच्चों, 2 3 5 और 4 9, बिल्कुल ही कितनी हुई टोटल इनकम 9000। इस परिवार की इनकम कितनी हुई 9000। अगर मैं आपको कहता हूं कि कंपनी को अब की बार प्रॉफिट ज्यादा हुआ और उसने बोनस के रूप में अपने सभी कर्मचारियों की पे 3 गुनी बढ़ा दी, 3 गुनी पे बढ़ा दी कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों की, तो इसकी पे होगी 6, इसकी 9, इसकी 12। तो अब अगर मैं पूछूं आपसे परिवार की इनकम कितनी होगी, तो परिवार की इनकम कितनी बताएंगे आप, क्या आप इन सबको पहले 3 से गुणा करेंगे, 2 दिया 6, 3 दिया 9, 4 दिया 12, ऐसे? जी नहीं, आपको पता है कि आप सभी को पता है इन सबकी पे 3 गुना हुई है, तो परिवार की इनकम भी कितनी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है 3 गुनी बढ़ेगी। तो इसको डायरेक्ट 3 से गुणा कर देंगे हम, 9 दिया 27, तो परिवार की इनकम कितनी हुई 27000। क्या हमने इनको 6000 9000 12000 लिख के ऐड किया, नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, हमने डायरेक्ट बोल दिया। जब हमें पता है कि सभी संख्याओं को 3 गुना कर दिया तो इट मींस टोटल भी 3 गुना होगा। समझ में आया? हाँ, क्यों करवाया है मैंने, देखें यहाँ पर अगर आप इसको देखें, जो हमारा ये क्वेश्चन था इस प्रकार से था ये क्वेश्चन बच्चों, कैसे 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 10 का घन इक्वल टू 3025। ज्ञात क्या करना था आपको, 2 का घन प्लस 4 का घन प्लस यहां तक 20 का घन, ये बताना था किसके इक्वल। यहां पर भी 10 संख्याएं हैं, यहां पर भी 10 संख्याएं, जब संख्याएं इक्वल होंगी तभी आप ये मेथड लगाएंगे। देखें कैसे, अब ध्यान से देखो बच्चों, 1 का घन क्या होता है 1, 2 का घन क्या होता है 8, आगे हम यहां पर गए 10 का घन क्या होता है 1000, ये टोटल किसके इक्वल है 3025 के। तो ये क्या है 2 का घन, तो 2 का घन कितना होता है 8, 4 का घन कितना होता है 64 और 20 का घन कितना होता है 8000। अब देखो ऊपर भी, अब यहाँ पर परिवार में 3 मेंबर थे, यहाँ पर मान लो आप 10 मेंबर हैं और 10 के 10 की पे, देखें यहाँ पर कितने गुना सबकी पे बढ़ाई गई है। पहले पे कितनी थी, पहले जैसे कि 1 थी, अब 8 होगी, इट मींस कितनी पे बढ़ गई 8 गुना। ये पे भी कितनी बढ़ गई 8 गुना, ये पे भी कितनी बढ़ गई 8 गुना। जब पूरे परिवार की इनकम 8 गुना बढ़ी है तो आप इसको डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 24200, 24200। अब आप सोच रहे हैं कि सर कितना बड़ा हम लिखेंगे, इसको हल करेंगे ज्यादा समय लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। क्या करना है आपको पता है, आपको पता है ऊपर भी 10 संख्याएं नीचे भी 10 संख्याएं, आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई पर ही बस एक बार मात्र 10 सेकंड इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लगनी है। आप यहीं पर सोच लें 1 का घन 1, 2 का घन 8, 2 का घन 8
4 का 64, ये भी 8 गुना हो गया, ये भी 8 गुना, ये भी 8 गुना, तो डायरेक्ट इसको यहीं पर 8 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया बच्चों? तो इस प्रकार से करने हैं आपको ये क्वेश्चन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्या था? क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद अगला प्रश्न हम करेंगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? 17 की पावर 200 को यदि 18 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा? 17 की पावर 200 को अगर हम 18 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा बच्चों? देखो 17 की पावर 200 का मतलब है 17 गुणा 17, 200 बार लिखो, उनकी जो मल्टीप्लाई आएगी उसको 18 से डिवाइड करो। क्या 40 सेकंड में कर पाएंगे? जी नहीं, 40 मिनट में भी शायद ना कर पाए। तो क्या करेंगे हम इसके लिए? आपको अब देखो डायरेक्ट मैं आपको इसका फार्मूला बता सकता हूँ जिसमें मात्र 2 मिनट लगनी है, आपका भी अधिक समय नहीं लगना, मेरा भी अधिक समय नहीं लगना। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जो भी मैथ करें वो इतने अच्छे से करें कि एग्जाम के अंदर आप स्वयं फार्मूला बना सकें। तो फार्मूले कैसे बनते हैं, किस प्रकार से आप कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए आपको लेंथी करना पड़ेगा क्वेश्चन एक बार पहले, उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जो आपको करनी है। पर मैं कहता हूँ कि कई बार सपोज करो एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाता है बच्चों जो आपने पहले नहीं किया, तो उसको कैसे हल करें, उसके लिए एक फार्मूला किस प्रकार से बनाएं। आप फार्मूला बनाने का तरीका भी थोड़ा पहले सोचे करो। मैंने आपको कहा है कि हर पर्सन आप लगभग जो बच्चे 10वीं पास कर चुके हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लगभग काफी प्रश्न कर लेते हैं, क्योंकि अधिकतर 10वीं तक के मैथ से ही प्रश्न आते हैं। तो देखें कैसे करेंगे इसको। पहले मैं इसका बेस समझाता हूँ कि बेसिक तरीके से। अब 17 की पावर 200 करना पॉसिबल नहीं है, हम 17 की पावर 200 को लिख के हल नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको छोटा लिख के हल करेंगे। देखें कैसे लिख के हल करेंगे बच्चों, केवल मैं इस मेथड को समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, तो देखें ध्यान से हम कैसे हल करेंगे इसको। हमने इसको भी छोटा लिख लिया, इसको भी छोटा। ध्यान रखें कि ये जो दोनों संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं ये छोटी है ये बड़ी है, तो इसी प्रकार से और इनमें अंतर भी एक है, तो हम पहले अंतर एक का ही लेंगे। अगर हम 2 लिखें यहाँ पर और डिवाइड बाई 3 करें और इसकी पावर कितनी करते हैं? 1, उसके बाद 2 की पावर 2। हाँ, फार्मूला बताया जा रहा है आपको किस प्रकार से इसका फार्मूला बना। उसके बाद 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 3, 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 3, 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 3। अब देखो दोस्तों, अगर हम इस प्रकार से प्रश्न करें तो यहां से हमारे क्या होगा, फार्मूला बनाने का तरीका हमें पता चल गया कि अगर ऐसा प्रश्न आ भी जाता है एग्जाम में जो आपने नहीं किया, तो हर रोज कहता हूं मैं आपको, हर क्लास में, पिछली कक्षा में मैंने कहा मैथ के अंदर जो भी क्वेश्चन बड़ी स्टेटमेंट का हो उसकी स्टेटमेंट को छोटा कर लो। छोटा करके अगर आप हल करोगे तो प्रश्न में कुछ भी नहीं, बिल्कुल इजी लगता है आपको। अब देखो ये प्रश्न है तो ये करना मुश्किल है, लगता है कई बच्चों के नहीं कर पाएंगे, लेकिन सपोज करो अगर एग्जाम में आपके सामने ये प्रश्न आ जाता है तो फिर आप कर पाएंगे, श्योर है बिल्कुल कर पाएंगे। देखो यहाँ पर 17 की पावर 200 डिवाइड बाई 18 है। अगर यहाँ पर होता 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 3, 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 को 3 से भाग करेंगे तो क्या शेष बचेगा? 2। बड़ी आसानी से कर पाते हैं आप। फिर जब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं तो फिर ये क्यों नहीं कर सकते? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपको 2 रुपए का पेन तो चलाना आता है, पर 5 रुपए वाला पेन नहीं चलाना आता। ये हुआ ना इसका अर्थ। जब आपको ये क्वेश्चन करना आता है तो फिर ये क्यों नहीं आता? तो देखें तो कैसे करेंगे आप? मेथड जो मैं बता रहा था कि बनेगा वो सीखे पहले, छोटे को ये करके देखें, वहीं से बड़े का मेथड अपने आप निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्या है, 2 की पावर 1 3 से डिवाइड करेंगे, तो देखो जब हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये इससे छोटा है तो भाग होगा ही नहीं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। क्या बचेगा? 2 ही शेष बचेगा यहाँ पर। अगर हम 2 की पावर 2 करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इस 2 की जगह यहाँ पर कितना होगा? 4। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेष बचेगा? 1। 3 एकम 3, तो क्या शेष बचा? 1। 2 की पावर 3 का मतलब है 8। अगर हम यहाँ पर 8 लिखें, 3 दूनी 6, तो क्या बचेगा? 2। 2 की पावर 4 करें तो यहाँ पर कितना होगा? 16। 16 को आप किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 पंजे 15, तो क्या बचा? 1। 2 की पावर 5 इट मींस 32, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दाएं 30, तो क्या बचा? 2 बचा। क्या बचा? 2।
तो अब एक बात यहाँ पर नोट करें, या तो 2 शेष बचता है या 1 बचता है, या 2 बचता है या 1 बचता है, या 2 बचता है या फिर 1, क्योंकि 2 की पावर 6 करोगे आगे तो जाहिर सी बात है 2 की पावर 6 करोगे तो कितना आएगा 64, 64 को 3 से करेंगे 1 3 63, फिर 1 बचेगा। 2 की पावर 7 करोगे तो क्या आएगा 128, 128 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे 3 के 12, 3 दूनी 6, क्या बचेगा वही 2 बचेगा, साफ सी बात है। तो यहां से एक बात तो क्लियर हुई। देखें क्या, अब आप इसकी पावर पे ध्यान दें, जहां से मैं फार्मूला बनाने जा रहा हूं उस पावर पे ध्यान दें कि फार्मूला कैसे बना, जो मैं इसका शॉर्ट फार्मूला भी लिखूंगा। तो देखिए फार्मूला कैसे बना, यहां से एक बात क्लियर होगी, यदि 2 संख्याओं के बीच 1 का अंतर हो, यदि 2 संख्याओं के बीच, क्योंकि देखिए यहां पर 1 का अंतर था और यहां पर भी हमने अंतर कितना लिया 1 सभी के अंदर। तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर हम पावर एक विषम संख्या यानी ओड नंबर करते हैं, यहां पर हमने पावर क्या की विषम, यहां पर पावर क्या की सम, यहां पर विषम, यहां पर सम। तो विषम पावर करते हैं तो शेष 2, यहां पर भी पावर विषम शेष 2, यहां पर भी पावर विषम शेष 2, यहां पर भी पावर विषम तो शेष कितना 2, यहां पर पावर क्या है सम, यहां पर पावर क्या है सम, यहां पर पावर क्या है सम, तो क्या शेष बचा 1। इसका मतलब यहां से आपका एक फार्मूला बन गया कि यदि 2 संख्याएं n और n+1 के रूप में हो, यदि 2 संख्याएं n और n+1 के रूप में हो और पावर एक सम संख्या हो, पावर एक सम संख्या हो, तो शेष हमेशा 1 बचता है। देखिए जहां भी सम पावर है वहां पर क्या शेष बचा हुआ बच्चों 1। तो अगर पावर एक सम संख्या है तो शेष क्या बचेगा 1। लेकिन अगर पावर एक विषम संख्या है, पावर एक विषम संख्या है तो क्या शेष बचेगा, अब 2 नहीं लेंगे आप, आगे वाला ही अंक बचेगा जो n थी, इट मींस क्या n। तो क्या लिखेंगे इसको n, क्योंकि 2 बचा है। क्योंकि इससे आगे आप यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं कि 1 या 2 ही बचेगा, नहीं आप इससे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करके देखेंगे। 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 4, 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 4, 3 की पावर 1 करें तो क्या बचा 3, 3 की पावर 2 करें 9, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1, 3 की पावर 3 की तो 4 से डिवाइड किया 27, 4 का 24, क्या बचा 3। देखो अगर हम पावर विषम करते हैं तो शेष क्या बचता है n, यानी कि जो छोटी संख्या की आगे वाली वो ही बचती है। तो अगर पावर विषम करेंगे तो क्या बचेगा n। तो अब देखिए दोस्तों 17 की पावर 200, 17 की पावर 200, ये क्वेश्चन हमारा इस शर्त को पूरा करता है जो मैंने अभी बोली थी, क्या है 17 की पावर 200। अगर हम इसको 18 से डिवाइड करें तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या दोनों में अंतर 1 है, पहला स्टेप है दोनों में अंतर देखें क्या है। यदि दोनों में अंतर 1 है तो फिर जो मैंने फार्मूला बताया है ये फार्मूला ही यूज करें, आपको इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल मैंने इसलिए बताया है कि आप कि ये मेथड कैसे बना। अगर मैं डायरेक्ट आपको कहता कि पावर सम है तो 1 शेष बचेगा, पावर विषम है तो n शेष बचेगा, तो आप कहते सर कैसे, उसके बाद भी मुझे बताना पड़ता, इसलिए मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया। तो 17 की पावर 200 दोनों में सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे अंतर कितना है 1, बाद वाली संख्या 1 बड़ी होनी चाहिए, तो बाद वाली हाँ ये ध्यान रहे बाद वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, हाँ आगे वाली संख्या भी बड़ी हो सकती है, उसका भी मेथड है वो भी आपको कराऊंगा अभी बताऊंगा, पर पहले आप ये करें 17 की पावर 200 डिवाइड बाई 18, तो ये एक अधिक है, इससे पावर क्या है सम, तो रिमाइंडर यानी शेष क्या बचेगा 1। अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता 17 की पावर 199 डिवाइड बाई 18, तो फिर हम क्या कहते हैं क्या शेष बचेगा, पावर एक विषम संख्या है तो क्या शेष बचेगा n, n का मतलब जो पहली संख्या है वो ही बचेगी। तो पहली संख्या क्या है बच्चों 17, पहली संख्या क्या है 17, तो क्या शेष बचा इसके अंदर 17 ही शेष बचता है। देखिए ध्यान से कहिए जी, इस प्रकार का क्वेश्चन। अभी मैंने बात कही कि जरूरी नहीं है कि प्रश्न इस प्रकार का हो, कई बार अगली संख्या भी बड़ी हो जाती है, कई बार अगली संख्या भी बड़ी हो जाती है। जैसे इसी प्रश्न को अगर हम उल्टा करके लिखते हैं, कैसे 18 की पावर 200 डिवाइड बाई 17, तो फिर कैसे करेंगे। देखिए पहले प्रश्न को भी हम इस मेथड से कर सकते हैं जो मैं अभी बताऊंगा, पहले इसको ही बता देता हूं।
कैसे करेंगे 18 की पावर 200 डिवाइड बाई 17। तो देखें कैसे करेंगे बच्चों, 18 की पावर 200, इसका अर्थ है कि हमें ये लिखना होगा 18 की पावर 200 बटे 17, 18 की पावर 200 बटे 17। बिल्कुल इजी। कैसे लिखेंगे आप इसको, 18 को आप इसके रूप में लिखें, पहले जो नीचे वाली संख्या है जिससे हमें बात करना है उसके रूप में लिखें। कैसे, 18 को हम ये भी लिख सकते हैं 17 की पावर 1 सारे की पावर 17 प्लस 1 सारे की पावर 200 और डिवाइड बाई कितना 17, डिवाइड बाई कितना 17। तो ध्यान रहे हम जो इसके बराबर लेके आए संख्या, इसके बराबर लेके आए या इसका गुण लेके आए, तो इसको 17 को हम काट देंगे तो क्या बचा ऊपर 1 की पावर 200। इसको नहीं मानेंगे, अभी मत कहना सर ये 1 कट गया 1 प्लस 1 हो गया, मैंने कहा इसको हम बिल्कुल ही छोड़ देंगे। तो केवल जो हमारे पास अंक बचेगा, हमारे पास जो अंक बचा वो केवल ये बचा 1, और अब हम इसको 1 की पावर ही मानेंगे 200 को। 1 की पावर 200 है तो क्या हुआ 1, नीचे क्या हुआ 17, तो रिमाइंडर क्या हुआ 1, तो रिमाइंडर क्या होगा 1। ये ध्यान रहे, इस प्रकार का प्रश्न अगर आता है तो हम ये करेंगे। इस ऊपर वाले प्रश्न को भी हम इसी प्रकार से कर सकते हैं। देखें कैसे करेंगे ऊपर वाले प्रश्न को इसी प्रकार से। देखें 17 की पावर 200 मैंने कहा डिवाइड बाई 18, तो मैंने अभी क्या बताया यहाँ पर आपको कि इसको इसके रूप में लिखें, तो आप 17 को क्या लिख सकते हैं 18 माइनस 1 सारे की पावर कितना 200। तो देखें सारे की पावर कितना बचा 200, तो मैंने कहा ये अंक तो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो क्या बचा बच्चों -1 की पावर 200, -1 को 200 बार करेंगे तो क्या आएगा +1 बटे 18, तो रिमाइंडर क्या हुआ 1। यहाँ पर भी तो हमने यही किया है, ये मेथड यहाँ पर बनता है, यहाँ पर भी यही मेथड है, इसके अंदर हम ये भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया कि अगर संख्याओं में सिर्फ एक का अंतर है तो आपको समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है, आपके दिमाग में सिर्फ ये होना चाहिए पावर सम और विषम। अब देखिए इस प्रश्न को 17, हाँ अगर यहाँ पर जो मैंने अभी लिखा था 17 की पावर 199, अगर यहाँ पर ये होता 17 की पावर 199, तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करते बच्चों, देखें ध्यान से। 17 की पावर 199 है तो 17 को भी 17 की पावर 199 डिवाइड बाई 18, तो 17 को मैं क्या लिखूंगा 18 माइनस 1 सारे की पावर कितना 199 और बटे कितना है 18। तो मैंने कहा था कि जो इसका गुणज है, इसका गुणज है वो यहाँ से क्या हो जाएगा समापक, तो क्या बचा -1 की पावर 199, -1 को अगर विषम बार हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा -1 बटे 18। अब क्या, अब आप कहेंगे सर -1 से बचा, बिल्कुल नहीं। अगर ये संख्या माइनस में आ जाती है ऊपर वाली यहाँ पर बचा हुआ, तो इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना 17, इन दोनों का अंतर कितना हुआ 17। यहाँ पर भी तो मैंने ये कहा था पावर अगर विषम संख्या है तो शेष कितना आएगा जो आगे वाला अंक है, यहाँ पर भी तो वही अंक आया जो आगे वाला अंक था, क्या था आगे वाला अंक 17। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये दूसरा मेथड इसलिए बताया गया है कि कई बार अंतर इससे भी ज्यादा हो जाता है, कई बार अंतर इससे भी ज्यादा हो जाता है संख्याओं के अंदर। जरूरी नहीं कि संख्याएं केवल हर बार इसी प्रकार से आपको मिलेंगी। प्रश्न हो सकता है कैसे 45 की पावर 47, 45 की पावर 47 प्लस 2 डिवाइड बाई, डिवाइड किसे करना है देखें डिवाइड बाई 44। अब देखो इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, इसके अंदर भी सेम यही मेथड रहेगा, इसके अंदर भी सेम यही मेथड आप यूज करेंगे। देखें कैसे 45 की पावर 47, मैंने अभी बताया आपको कि आगे वाली संख्या को हम इस प्रकार से लिखेंगे, या तो 44 आ जाए या 44 का गुणज आ जाए। तो इसको हमने लिखा 44 प्लस 1 पावर कितनी 47, पावर कितनी होगी इसकी 47 प्लस 2 डिवाइड बाई 44। तो इसको क्या कर देना आपने काट देना है, पहले ही था। तो ये क्या बचा 1 की पावर 47, 1 की पावर 47 का मतलब 1 प्लस 2 बटे 44, तो कितना बचा 3 44। ये मैं क्यों लिखता रहता हूँ क्योंकि बाई चांस अगर ये माइनस में आ जाता तो फिर इसकी तरह अंतर लिखना होता, ये नहीं कि आप 44 पे 44 को काट देंगे। तो यहाँ पर प्लस आया तो इट मीन शेष कितना होगा 3, इसका मतलब शेष कितना होगा 3। तो समझ में आया। हाँ इस प्रकार का प्रश्न कई बार
इससे भी थोड़ा सा अलग प्रश्न देता है, जैसे स्टेटमेंट चेंज करता है आप कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्या दे दिया क्वेश्चन में। कुछ नहीं होता, बस आप कोशिश करो एक बार करने की। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, या तो वो जीतते हैं या वो सीखते हैं। तो आप कोशिश कीजिए जीतने की भी और सीखने की भी, यानी बिल्कुल खाली नहीं रहेंगे, या तो आप सीखेंगे या आप जीतेंगे। अब देखें, कई बार प्रश्न इस प्रकार से भी आ जाता है, जैसे 2 की पावर 40, 2 की पावर 40 प्लस 3, इस सारे को डिवाइड करना है 17 से। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओ, क्या करें सर इसमें, ये तो 17 का गुण ही नहीं बनता। आप इसको 17 के गुण या 17 के पास लेके जाएं। जैसे यहाँ पर हमने 45 था, इसको 44 के रूप में लेके गए हम, ताकि 44 के पास आए। तो इसको भी पास लेके जाओ। 17 के आसपास क्या है, जो 2 का गुण जो हो, क्योंकि 2 की पावर को हम तोड़ के लिख सकते हैं, तो 2 का गुण क्या होगा 16। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 सारे की पावर 10, इसमें तो कोई अंतर नहीं है ना, 4 9 40 प्लस 3 और बटे क्या हुआ 17, बटे क्या हुआ 17। अब 2 की पावर 4 10, तो ये क्या हो गया बच्चों 16, क्या हो गया 16 की पावर 10 प्लस 3 बटे 17। 16 की पावर 3, लेकिन हमने किसके रूप में लिखना है 17 के रूप में, तो इसको जाहिर लिख पाएंगे हम, कैसे लिख पाएंगे 17 माइनस 1। तो इसको क्या लिखेंगे, 16 के रूप में लिखना है, तो हम इसे क्या लिखेंगे बच्चों 17 माइनस 1 सारे की पावर कितनी 10 प्लस 3 बटे 17। अब तो बन गई नहीं भाई, उसी फॉर्म में आया क्वेश्चन, तो 17 क्या कर देंगे हम कैंसिल। अब क्या बचा माइनस 1 की पावर 10, इट मींस 1 प्लस 3, तो बटे क्या हुआ 17। तो प्लस में आया तो बटे की कोई अवस्था ही नहीं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 4। क्या बचेगा रिमाइंडर 4। समझ में आया बच्चों, इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन करेंगे। तो ये सभी मेथड थे आपके। अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है शेषफल से संबंधित, अगर शेषफल से संबंधित प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, तो आप इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको ये बिल्कुल छोटे तरीके से बताया है, आप इसको और भी अधिक छोटे तरीके से कर सकते हैं। वो कैसे देखें, अब आपको क्वेश्चन ये करने कैसे हैं वो देखें। इन क्वेश्चन को भी इतना लेंथी भी करने की आवश्यकता नहीं है, छोटे तरीके से कैसे करेंगे हम वो देखें। सबसे पहले हमारा प्रश्न है 17 की पावर 200। क्या है हमारा प्रश्न, 17 की पावर 200 डिवाइड बाई 18। तो आप ये देखें, 17 को हम क्या लिखेंगे 18, 17 को 18 बनाने के लिए क्या इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी इसको 18 माइनस 1 लिख सकते हैं। 18 माइनस 1 लिखेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर माइनस 1 की पावर 200। अब 1 की पावर 200 करोगे तो ये क्या आएगा प्लस, बटे क्या करेंगे 18, करो या ना करो क्योंकि प्लस में आंसर आ चुका है। अगर प्लस में आंसर आया तो ये कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप लिखें 1। अगर बाई चांस ये माइनस में आ जाता तो फिर हम माइनस कर देते, कैसे, सपोज दैट 17 की पावर 199 डिवाइड बाई 18, ये इससे कितना कम है 1, ये कम है ना 1, तो देखो हाँ डायरेक्ट आप ऐसे याद रखो, कुछ भी नहीं करना। इन दोनों का अंतर यहाँ पर कितना था, इन दोनों का अंतर 1, तो 18 में से 17 गया, माइनस 1 बचेगा ना, इसमें से 1 हटाएंगे, यानी भाग को ये समझ लें 17 भाग 18 था, तो ये सोच लो माइनस है, तो क्या बचा माइनस 1 बचा ना, तो माइनस 1 की पावर 200 करेंगे तो क्या आएगा 1। अब ये क्या है 17, यहाँ पर भी क्या है माइनस 1 ही बच रहा है। माइनस 1 की पावर 199, यानी विषम बार अगर हम माइनस 1 को लिखेंगे तो माइनस 1 ही आएगा। अगर आंसर माइनस में आए तो हम इससे क्या कर देंगे, इन दोनों का अंतर लिख देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आप इन सभी क्वेश्चन में कर सकते हैं, कभी समझेंगे केवल इसमें ही कर सकते हैं सर कि हम बाकी में नहीं कर सकते। देखिए ये प्रश्न मैंने करवाया था, इस प्रश्न के अंदर भी आप कर सकते हैं 45 की पावर 47 प्लस 2 डिवाइड बाई कितना था 44। तो देखें कैसे करेंगे दोस्तों, 45 ऑलरेडी 44 का गुण 44 से ज्यादा मैंने कहा था अंतर, तो इसका अंतर लेंगे तो कितना हुआ इनका अंतर 1 की पावर कितनी करेंगे 47, कोई फर्क ही नहीं पड़ना, 1 ही आना है, प्लस जो ये बचा हुआ था प्लस क्या 2, 1 की पावर 47 यानी 1 की पावर 47 यानी 1 लिखना चाहे तो लिख लें, उसके बाद बस थोड़ा क्वेश्चन बढ़ जाएगा 1 प्लस 2, तो कितना आंसर आया 3। कुछ भी नहीं करना, मात्र 10 सेकंड लगेंगे अगर आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। इन
इनको भी सभी को इसी प्रकार से लिखते हैं। 2 की पावर 40 है, इसे आप 2 को 16 बनाए तो इसको 4 गुना 10 कर लेंगे तो 16 बन जाएगा। 16 से कितना है, 1 कम है, तो कितना कम है, वही -1 आएगा। -1 की पावर 10 करेंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर की थी हमने -1 की पावर 10, तो इसके अंदर भी सेम इसी प्रकार से बचेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप ऐसे हल कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे ही हल करें। तो देखिए बच्चों, ये थे रिमाइंडर। शेष क्या बचता है जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, लेकिन कई बार व्यंजक से संबंधित प्रश्न भी आते हैं आपके एग्जाम में कि शेष क्या बचेगा, तो फिर वो कैसे करेंगे। देखें, जैसे प्रश्न लिख रहा हूं मैं यहां पर, क्या x² - 5x + 12 को यदि x -2 से भाग करें तो क्या शेष बचेगा। x² - 5x + 12 को x -2 से अगर डिवाइड करें तो क्या शेष बचेगा। तो देखिए बच्चों, क्या शेष बचेगा, बड़ा इजी है इस प्रकार के क्वेश्चन को करना। यहां पर जिससे भाग करने के लिए आपको कहा गया है भाजक, उसको सबसे पहले 0 के इक्वल रखेंगे। अब 2 को उस साइड में लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, +0 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा। इसका मतलब x किसके इक्वल है, 2 के। तो जो व्यंजक दिया गया आपका, उसमें x की जगह 2 वैल्यू पुट करें, सोल्व करने पर जो आएगा वही शेषफल होगा। कैसे, अब देखें, ये था क्वेश्चन। यहां पर x है, x की जगह मैंने क्या रख दिया, 2 की पावर 2 -5, यहां पर क्या है x, 5x का मतलब है 5 गुना x, 2 + 12, इसको हल कीजिए। 2 की पावर 2 कितना हुआ, 4 -10 + 12, 4 और 12 16 -10, तो कितना बचा, 6। तो क्या शेषफल होगा बच्चों, 6। हाँ, वैल्यू, कई बच्चों को वैल्यू पुट करनी नहीं आती, समझ में नहीं आता कि x की जगह हम 2 क्यों रख देते हैं। देखो, कुछ बच्चे होते हैं, मैं ये नहीं कहता सभी बच्चे कमजोर होते हैं, पर कुछ बच्चे होते हैं जिनको मैथ के नाम से ही डर लगता है। तो देखें वो कैसे करेंगे। आपको एक नॉर्मल चीज बताता हूं, मेरे पास 3 है, क्या मैं 3 को 2 + 1 लिख सकता हूं, बोलो लिख सकता हूं क्या नहीं, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। तो 3 को लिखा मैंने, 2 + 1 के इक्वल है। उसके बाद मैं कहता हूं कि 3 + 4 + 5 जोड़िए, कितना होगा, तो कितना होगा बच्चों, 3 4 7 और 5 12। अब जरूरी तो नहीं कि मैं इसको 3 लिख के जोड़ूं, मुझे पता है 3 किसके बराबर है, 2 + 1 के। तो 3 की जगह में 3 का मान भी तो रख सकता हूं ना, 2 + 1, 2 + 1, 3 का मान कितना, 3 किसके बराबर है, 2 + 1 के, 4 और 5 क्यों गए। अब जोड़ करोगे तो क्या लगा जाएगा जी, नहीं, अभी भी जोड़ कितना आएगा, 12। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि x = 2 के, तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2। जहां पर भी x था उसकी जगह पर हम 2 लिखेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे, तो इसका मान इस प्रकार से आ जाएगा। क्लियर जी। इसके अंदर कई बार एक प्रश्न पीछे एग्जाम में आया हुआ था, किस एग्जाम में था मुझे ध्यान नहीं है, पर मैंने प्रश्न पढ़ा था। तो देखें, जिसके अंदर एक वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो वो कैसे करनी थी, देखें इसी के अंदर शेष से ही संबंधित प्रश्न है, ये समझने की कोई दूसरा प्रश्न है। देखें क्या प्रश्न था, यदि x³ - kx, यदि x³ - kx जो दिया गया व्यंजक है, +5x + 2 + 5x + 2 x - x³ - kx + 5x + 2 यदि x - 1 से पूर्णतः विभाजित होता है तो k का मान ज्ञात करें। k का मान जरूरी नहीं है कि हर बात मैं बोर्ड पे लिख पाऊंगा, कुछ बातें आपको नोट भी करनी होगी साथ ही साथ जो बोलते रहते हैं, क्योंकि सभी स्टेटमेंट लिखने में काफी समय चला जाएगा। तो ध्यान से देखें, x - k, x - 1 हो तो k का मान
ज्ञात कीजिए। यदि दिया गया गुण x माइनस 1 से डिविजिबल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो x माइनस 1 किससे भाग होता है ना, तो मैंने क्या कहा था अभी पिछले क्वेश्चन में, इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। तो x इक्वल टू किसके आया, 1 के। अब आप क्या करेंगे, जहां पर भी x था उस x की जगह पर क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 1। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 की पावर 3 माइनस k गुणा 1 प्लस 5, x की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस 2, इस सारे को किसके इक्वल कर देंगे, 0 के, क्योंकि ये इसका 0 के इक्वल है। जब x माइनस 1 को हमने इस व्यंजक को हमने 0 के इक्वल रखा है तो इसको भी रखेंगे। अब देखें 1 माइनस k प्लस 5 प्लस 2 इक्वल टू 0, 1 5 6 और 2 8, इट मीन माइनस k प्लस 8 इक्वल टू 0। तो माइनस k इक्वल टू 8 को उस साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, देन k इक्वल टू 8, ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार के प्रश्न रिमाइंडर से संबंधित आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे करवाए। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम बचे हुए जो क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के वो कंप्लीट करवा सकें आज के लेक्चर में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। आगे है प्रश्न नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19। ये प्रश्न हमने जो पहले प्रश्न किए हैं वो सभी के अंदर कवर हो चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 20 करवाता हूं मैं दोस्तों। देखिए प्रश्न नंबर 20 क्या है। हाँ, अब आप सोच रहे हैं क्रम संख्या में कहां से बोल रहा हूँ, तो मैंने पहले ही बताया था एक्सीलेंट एकेडमी का जो बेसिक मैथ है उसके अंदर से मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ अभी। तो देखें 251 की पावर 98, 21 की पावर 29, 106 की पावर 100 प्लस 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 4 प्लस 259 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इसके अंदर क्या पूछा गया है, इकाई का अंक पूछा गया है। इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। देखिए हर बात लिखनी जरूरी नहीं है, आप ऐसे ही समझ अधिक लगेगा। इकाई का अंक क्या होगा, तो देखो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि आपको केवल क्या करना है, इकाई का अंक जब ज्ञात करना है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर मैं आपको 12 प्लस 13 में इकाई का अंक पूछता हूँ कि 12 और 13 के योग में इकाई का अंक क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 2 और 3 5, या इसको भी जोड़ेंगे, जी नहीं, इसकी हमें आवश्यकता ही नहीं, हमें सिर्फ इकाई का अंक चाहिए जो यहाँ से मिलेगा। तो जो पावर दे रखे हैं या आप सिर्फ इकाई के अंक की पावर माने, सिर्फ इकाई के अंक की पावर माने, इट मींस ये किसकी पावर है, 1 की पावर 98, ये 1 की पावर 29, 6 की पावर 100, 5 की पावर 35, 6 की पावर 4 और ये 9। ये डायरेक्ट है, इसकी कोई पावर नहीं दी हुई तो इसकी पावर 1 है, तो ये क्या लिखेंगे, 9 की पावर 1 बोल लो इसको। अब देखिए इकाई का होता है तो सबके सिर्फ इकाई का अंक लिखो, उनको हल कर दो, जो शेष आएगा हल करने पर जो भी बचेगा वो ही इकाई का अंक होगा। अब देखें मैंने आपको पिछली कक्षा में एक रूल बताया था बच्चों पावर वाले क्वेश्चन के लिए, 0 1 5 6 9 चेंज। यदि किसी भी संख्या के अंत में 0 1 5 6 ये अंक आते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, चाहे उसकी पावर कुछ भी हो। तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 6 प्लस 9। अब इसको हल कीजिए, 1 2 7 और 9 16, तो प्लस के कितने हुए 16, 6 और 6 12, माइनस के कितने हुए बच्चों 12, तो कितना हुआ 16 माइनस 12, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 4। ये थे एक्सीलेंट एकेडमी के बेसिक मैथ से संबंधित 20 प्रश्न। इसके अलावा भी कुछ प्रश्न हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, कई एग्जाम में देखे थे मैंने, तो कई एग्जाम में प्रश्न आए हुए होगा। अभी एक एग्जाम में प्रश्न आया हुआ था, बड़ा ही इजी प्रश्न था, तो देखें क्या प्रश्न था और उसको हम कैसे हल करेंगे। उस प्रश्न को जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो अब हम करने जा रहे हैं, जो अपने एक्सीलेंट एकेडमी के बेसिक मैथ से अलग प्रश्न है वो मैं आपको हल करवा रहा हूँ, एक्स्ट्रा जो प्रश्न है। तो देखें एक्स्ट्रा प्रश्न के अंदर एक प्रश्न था, कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होंगे। प्रश्न क्या था, देखें कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होंगे, बराबर होंगे।
देखें ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ था, कितने 1/6 मिलकर 41 से ही 2/3 बनाएंगे। प्रश्न बड़ा ही आसान है, लेकिन कई सारे बच्चे इसको एग्जाम में हल नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने वो ट्रिक यूज नहीं की जो मैंने उनको बताई थी। कौन सी ट्रिक? आपको भी बताया था मैंने, पिछली कक्षा में बताया था, आज भी कई बार बोल चुका हूँ आपको कि इस प्रकार का अगर कोई भी प्रश्न आता है एग्जाम में और आपको लगे कि वो आपकी समझ से परे है, तो उसकी रकम को छोटा करके हल करने की कोशिश करो तो प्रश्न बड़ा आसान हो जाता है। अब देखें इसी प्रश्न को सपोज दैट मैं ऐसे लिख लेता हूं, कितने 1/6 की बजाय मैं ये लिखता हूं कितने 3 मिलकर 15 के बराबर है। कितने 3 मिलकर 15 के बराबर होंगे। तो कितने 3 मिलकर 15 बनेंगे, यानी कि कितने 3 मिलाएं हम कि 15 बन जाए, तो कितने 3 मिलाने पड़ेंगे? 5। कितने 3 मिलाने पड़ेंगे? 5। मान लो 3 रुपए का नोट है, मैं कहता हूं कितने 3 रुपए के नोट मिलाएं हम कि 15 रुपए एकत्रित हो जाए। कितने 3 रुपए के नोट मिलाएं हम कि 15 रुपए एकत्रित हो जाए। 3 रुपए के नोट है या सिक्के हमारे पास, तो कितने मिलाएं कि 15 बन जाए। तो कितने सिक्के चाहिए हमें या कितने नोट चाहिए? 5। पता कैसे चला? 15 को 3 से डिवाइड कर दिया आपने, 15 को 3 से डिवाइड कर दिया और आपको एकदम से पता चल गया कि कितने सिक्के चाहिए आपको? 5 सिक्के चाहिए। अब देखें सेम यही चीज आप यहां पर करो ना, 41 से ही 2/3 को 1/6 से डिवाइड कर दो। देखें बहुत आसान हो जाएगा ये प्रश्न। 41 दिया 123 और 2 125/3। सारे के बटा क्या करेंगे? 1/6। अब देखिए सारे के बटा 1/6 4 बार हम बटा में लेके नहीं करते, इसको ऊपर लेके आएंगे। अगर ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाता है? 1 उल्टा 6/1। तो इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, तो 125 दूनी 250। क्लियर? ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ था। क्लियर जी? अब आज का आखिरी प्रश्न देखिए बच्चों क्या है। आखिरी टाइप प्रश्न, आखिरी नहीं कहूंगा, आखिरी टाइप, क्योंकि उससे संबंधित 2-3 प्रश्न है जो मैं आपको करवा रहा हूं। देखें संख्या से संबंधित ही प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न आया हुआ था एक बार। 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा डॉट डॉट कंटिन्यू 89 में इकाई का अंक क्या होगा। उसमें भी क्या पूछा हुआ था? इकाई का अंक क्या होगा, यानी कि यूनिट डिजिट ही पूछी गई थी कि इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो हाँ कई बच्चे सोच रहे हैं सर इतनी 81 से 89 तक 9 अंकों की गुणा कैसे करेंगे। अरे भाई इकाई का अंक पूछा हुआ है और इसमें भी हमने सारी गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखें क्या कहीं पर भी 5 आता है बीच में, क्योंकि यहाँ पर 82 आया होगा, उसके बाद 84 भी आएगा। कि अगर हम इनमें 1 गुणा 2 गुणा 3 देखो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 करें 89, मैंने बीच में 5 छोड़ दिया ना 85 वाला जानबूझ के। अगर हम इनकी गुणा करें 1 दूनी 2 दिया 6 चौका 24, कहीं पर भी अंत में 0 नहीं आएगा। लेकिन अगर बीच में एक बार यहाँ पर 5 आया 4 गुणा 5, तो क्या करेंगे आप? 2 दिए 6 चौका 24 बंदे 120, एक बार 120 आ गया ना, अब किसी भी अंक से गुणा करेंगे तो लास्ट डिजिट तो श्योर है क्या रहेगी? 0। तो इसके इकाई का अंक क्या हुआ बच्चों? 0। आपको सिर्फ ये देखना है कि इसके अंदर क्या हुआ है। यहाँ पर 1 गुणा 2 गुणा 3 84 का 4 85 का, जैसे ही 5 आया और एक सम संख्या है, 5 के साथ अगर सम संख्या आ जाती है तो फिर यूनिट डिजिट क्या होगी? 0। यूनिट डिजिट क्या होगी? 0। तो ये इकाई का अंक क्या हुआ? 0। हाँ कई बार एग्जाम में एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ये आखिरी टाइप है। देखिए इस प्रश्न के अंदर इसी प्रकार का प्रश्न है। क्या है? इसी प्रश्न में सपोज करो वो पूछ लेता है कि इनकी गुणा करें तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो जब भी वो इस प्रकार का प्रश्न दे तो आपको बहुत ही छोटा और सरल तरीका बताता हूं। आपको क्या करना है, आपको केवल इसके अंदर 5 काउंट करने हैं, 5, और छोटी से छोटी सम संख्या जिससे गुणा करने पर 0 आ जाए 2,
यानी 2 और 5 काउंट करने हैं आपको। देखिए कैसे, दूसरा प्रश्न लेके बताता हूँ छोटे तरीके से। कैसे, सपोज करो आपके एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 यहाँ, और वो पूछ रहे अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो मैंने 10 तक लिखी, पेपर में 100 तक भी आ सकती है, 1000 तक भी आ सकती है, इसमें कोई खास बात नहीं। देखें कैसे पाएंगे हम शून्यों की संख्या। अभी मैंने कहा था कि 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी सम संख्या को तो क्या आएगी 0। तो अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो भी 20, 5 को 2 से करेंगे तो 20, यानी एक बार 10, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो एक बार तो 0 आ ही आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 5 गुणी 10, 10 दिया 30, 30 तो का 120, आगे करते रहो वही आ रही है। तो आप क्या करना है आपको, इसमें सिर्फ 2 और 5 लिखें जितने भी होते हैं। यहाँ पर 2 1 है, 2 की पावर 1 लिख दो इसको। यहाँ पर 4 को 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है, यहाँ पर 5 है, 5 की पावर 1 लिखो। 6 को 6 के अंदर भी एक 2 छुपा हुआ है, क्योंकि 6 के टुकड़े क्या हुए 2 गुणा 3, तो 3 को तो छोड़ दो क्योंकि हमें सिर्फ 2 और 5 को ही लेना है, तो 2 लिखा हमने। उसके बाद क्या, 7 को नहीं लिखेंगे, 8 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3। उसके बाद क्या लिखेंगे 10, 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5, दोनों आए। अब देखो 2 कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3, 1 4 3 7 और 1 8। 2 की पावर कितना हुआ 8, 5 की पावर कितना हुआ 2, 5 की पावर कितना हुआ 2, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 अगर हम 8 बार लिखें और 5 गुणा 5 कितनी बार लिखें 2, तो देखें जो ये लास्ट वाले 2 होंगे 8 बार लिखने पर, इन कोई से भी कर लो लास्ट वाले कोई 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो एक बार फिर ये 10 आया, ये 10 आया, तो लास्ट में 0 कितने आए, क्योंकि अगले 2 के तो कोई फायदा ही नहीं करने की, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कोई लाभ नहीं होगा, तो सिर्फ 2। आपको इतना नहीं करना, बस आपको ये करने के बाद, यहां तक आप प्रोसीजर करने के बाद आपको ये देखना है 2 की पावर कम है या 5 की पावर कम है। जो इस प्रकार से आप 5 की पावर कम है, कितनी 5 की पावर 2, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, अंत में 2 शून्य होंगे, ये याद रखें। शून्यों की संख्या अंत में कितनी होगी 2। तो यहाँ पर आपने क्या ज्ञात करनी थी, शून्य। क्या ज्ञात करनी थी, शून्य की संख्या आपने ज्ञात करनी थी कि गुणा करते हैं तो अंत में कितने शून्य होंगे। तो शून्य कितने होंगे, 2 शून्य होंगे। हाँ, अभी मैंने कहा कि ये जरूरी नहीं कि 10 तक ही हो, ये भी हो सकता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 100। तो फिर क्या करेंगे, अब इतनी संख्याएं हम लिख नहीं पाएंगे, उनको हल नहीं कर पाएंगे, टुकड़े करेंगे तो काफी समय लग जाएगा। हल तो कर देंगे पर समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। इतना समय नहीं है बच्चों आपके पास, एग्जाम में आपके पास हर प्रश्न के लिए 40 से 50 सेकंड ही होती हैं, उसी टाइम में आपको अपना प्रश्न हल करना होता है, उसका जवाब देना होता है। तो देखें कैसे करेंगे, इसके लिए भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। आप ये देखें, अगर ये कंटिन्यू संख्याएं हैं इस प्रकार, लगभग वो कंटिन्यू संख्याएं ही देता है, अगर इस प्रकार की कंटिन्यू संख्या, अगर कंटिन्यू नहीं देता, सपोज दैट वो संख्याएं दूसरी देता है 4 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 15 गुणा 22, तो ज्यादा संख्या नहीं देता, मैक्सिमम 5 7 8 10 इतनी संख्याएं देता है, जिसको आप आसानी से इस प्रकार से जैसे मैंने टुकड़े किए 10 तक, तो आप कर सकते हैं। अब देखिए तो शॉर्ट ट्रिक क्या बनती है इसकी, बड़ा आसान है। आपको क्या करना है, जहां तक कंटिन्यू संख्याएं हैं 10 तक है ना, तो आपको क्या करना है 10 को 5 से, बस ऐसे जैसे हम ऐसे एलसीएम करते हैं या गुणनखंड करते हैं, इस प्रकार से इसके गुणनखंड करेंगे तो फिर क्या होगा, देखें 5 दूनी 10। उसके बाद क्या ये 5 पे चलेगा, सिर्फ 5 पे ही चलाना है, ये 5 पे नहीं चल पाएगा, तो इसको हमें छोड़ देना है क्योंकि 10 के तो हमने किए हैं। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी 2, यहीं से पता चल जाएगा। अब इसमें देखो ऐसे ही बड़ा इजी है, 100 शून्यों की संख्या कितनी होगी, 5 से डिवाइड करते जाएं, 5 दूनी 10, जो आएगा उसको ही 5 से डिवाइड करें, 500 का 20, फिर 5 से करें, क्या 5 से डिवाइड होता है, नहीं होता। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी 20 प्लस 4 कितना हुआ 24, 20 प्लस 4 कितना हुआ 24। अब कई सोच रहे सर ये जरूरी तो नहीं है कि मैं, हाँ एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था क्या कि 36 का फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखें इस प्रकार से प्रश्न आया हुआ था, 36 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। एक बार प्रश्न था 111 फैक्टोरियल में
शून्यों की संख्या कितनी होगी। इसको भी इसी तरीके से करेंगे, बड़ा आसान है, कंफ्यूज मत हो। क्या करेंगे, 36 को हम 5 से ही डिवाइड करेंगे। अब आप कह रहे हैं सर ये तो पूरा पूरा भाग देता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप केवल अपना मेथड करते रहें जो मैंने आपको बताया। तो कितना हुआ, 5 से 35। फिर दोबारा किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, क्योंकि 5 से ही मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है ना। फिर 5 से करेंगे, 5 से कम 5, 2 बच गया, जो बच रहा बता रहे, तो यहाँ पर बचा हुआ नहीं लिखना बल्कि भाग कर लिख रहे हैं नीचे। तो इसको तो हम छोड़ देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था 16 में भी, क्योंकि 100 के तो हमने फैक्टर किए यहाँ के, ऐसे यहाँ पर 10 छोड़ दिया था। तो 36 को छोड़ दो, इन दोनों को काउंट करो, 7 + 1, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, 8। इसी प्रकार अगर आप 111 का करेंगे, 111 का फैक्टोरियल जो दिया हुआ था बच्चों, इसी प्रकार से उसके अंदर भी होगा। 111 को भी हम किससे करेंगे, 5 से। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर 5 पे चलाओ, 5 का 20, आगे चलता ही नहीं, 4 तो 5 पे नहीं चलेगा, तो छोड़ दो। तो इसको 111 को छोड़ के बाकी को हम काउंट करेंगे, 22 + 4 कितने हुए, 26। तो ये था शून्यों की संख्या ज्ञात करने का तरीका। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अच्छे से इसको रिवाइज करना, एक बार से ना समझ में आए तो दोबारा से कर लेना। ऐसा नहीं होता कि एक बार से कोई चीज़ हमें समझ में ना आए तो उसको दोबारा ना करें या उसको ये मान लें मुश्किल है। मैंने कोशिश की आपको बिल्कुल 0 लेवल से करवाने की, छोटे से छोटा मेथड बताने की। मैंने उसका बेसिक मेथड भी बताया है आपको और छोटे से छोटा मेथड भी बताया है। मैं अपनी सभी कक्षाओं में इसी प्रकार से आपको बेसिक करवाते हुए पूरा मेथड कंप्लीट करवाऊंगा और कोशिश करूंगा कि लगभग वो सभी टॉपिक आपके कवर हो जाए जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपको कक्षा कैसी लगी, आपको समझ आया कि नहीं आया? अगर आपको समझ में आया तो लाइक करें, अगर समझ में नहीं आया तो डिसलाइक भी जरूर करें। जरूरी नहीं कि केवल लाइक ही करें, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें, क्योंकि मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि किसी को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद नहीं आता। क्योंकि आपने सुना होगा आलोचक ही सबसे अच्छे मित्र होते हैं, क्योंकि आलोचक ही हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे क्या करना है, हमारी कमियां ढूंढते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाते हैं। तो आलोचकों का होना जीवन में बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको लगता है कि हमारी क्लास में किसी प्रकार की कोई कमी है, हम चीज कोई ना करा पाए, आपके सुझाव भी उसके लिए आमंत्रित हैं। आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों देखते रहिए एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी की ऑनलाइन क्लासेस। धन्यवाद, जय हिंद।